लेकिन उमर का दिल धड़कता था हर उस इंसान के लिए जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। जेएनयू वाले लोग हैं या इस हुकूमत के लोग हैं, इन्होंने अपने ज़मीर को पूरे तरीके से सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ पैसे की खनक के लिए, खनक पे नाचते हैं ये लोग कि हमारी आवाज़ हम नहीं उठा सकते, मुसलमान अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। या जब आंसू सूख जाते हैं तो वो मुस्कुराहट बन जाते हैं। ये आंखें इतना रोली हैं कि अब इसमें आंसू बाकी नहीं। बनते नेहा बोरा, बनते सौरभ दास, बनते अभिजीत दीपके, बनते न जाने क्या क्या। हमारे लिए जितना बड़ा उमर है उससे ज़्यादा बड़ा उमर इस हुकूमत के लिए, हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक रिवोल्यूशनरी है, एक बड़ा स्कॉलर है। किसी भी जेल की दीवारें इतनी ऊंची नहीं होंगी कि हमारी आवाज़ उमर तक ना पहुँचे। देखिए, वो जब लास्ट में जमा करने का टाइम था ना 2016, वही सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त था उमर के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक केस हो गया था सेडिशन का और वो जेल भी गए थे और फिर वापस आए थे। तो ये सारे मुश्किल हालात थे, क्योंकि पुलिस और कोर्ट कचहरी इसके चक्करों में भी, तो ये एक वो था। और फिर सबमिशन के वक्त तो जेल और इन सब के दौरान में ये चीज़ कैसे कंप्लीट हुआ और कौन लोगों ने इनकी मदद की? उस वक्त जो है वो जेल इतना लंबा नहीं था, उसको हुआ था 17 दिन के लिए वो गया था। लेकिन बहरहाल एक मेंटल प्रेशर, मैंने जैसा अभी बताया कि उसके लिए भी एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और उसके दोस्तों ने, उसके साथियों ने उसकी बहुत मदद की इस सबसे। किताब को लेकर आपका मैसेज क्या रहेगा लोगों को? मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ख़रीदें, उसको पढ़ें और उसको अपने लिए एक मशअल राह या एक अपने लिए गाइड के तौर पर उसको रखें। किताब में क्या क्या है कि किन बातों का? अगर आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो ये सब आपके सामने आ जाएगा। अभी भी काफ़ी डिटेल हमारे सामने आई है। आदिवासी खास सिंगम जो कम्युनिटी है उसके बारे में उमर की थीसिस है, वो वहाँ गए भी हैं और जैसे बताया कि आर्काइव से भी उसमें बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाया। नहीं, देखिए, अब आवाज़ें तो बहुत उठ रही हैं। अदालतों के बड़े बड़े जजेस, रिटायर्ड जजेस, सिटिंग जजेस की आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये तो किसी आदमी को 6 साल तक के बिना कारण के लंबे वक्त तक जेल में रखना, जबकि आप बार बार ये कहते हैं कि बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ अ एक्सेप्शन। और आप ये भी कहते हैं कि नजीब का केस एक वो आधार बनता है कि यूएपीए के अंदर भी बेल मिल सकती है, लेकिन उमर के केस में जिस तरह बेल डिनाई हो रही है उससे ऐसा लगता है कि जजेस का माइंडसेट भी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अदालतों के रवैये पर क्या करेंगे, क्योंकि लगातार अदालत का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभी हम इससे ज़्यादा और नहीं कह सकते। अदालत है। अदालत में आदमी क्यों जाता है? जब आदमी सबसे निराश हो जाता है तब अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। और अदालत से भी निराशा ही हाथ में मिलेगी, फिर आदमी कहाँ जाएगा? और हम ये बात इसी तरह जानते हैं कि उमर के खिलाफ तो कोई केस नहीं है। उमर को बिना किसी केस के जो है सजा दी गई है और अभी तक के 6 साल हो गए हैं। 6 साल में केस का ट्रायल ही शुरू हुआ है, अभी तो चार्जेज ही फ्रेम नहीं है। तो इससे तो अंदाज़ा होता है कि आप एक आदमी को प्रोलॉन्ग जेल में रखना चाहते हैं, चाहे वो 10 साल के बाद में अगर एक्विटल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी के 10 साल और 6 साल तो आपसे ज़ाया कर। क्या लगता है कि इसके पीछे जो है अभी हालिया सरकार की बात करें तो कोई रंजिश, कोई इस तरीके की चीज़ें भी? नहीं, हालिया सरकार को रंजिश इसी बात की थी कि यूएपीए का जो कानून, ये आपके सीए का जो कानून था जो उसने बनाया था, उसके खिलाफ उमर ने आवाज़ उठाई थी। उमर और उनके साथियों ने खड़े होकर आवाज़ उठाई थी और पूरे मुल्क में शाहीन बाग बन गए थे। और उमर जो है वन ऑफ द मेन स्पीकर थे उन सभाओं की। तो जाहिर है कि उनको तो सजा इसी बात की दी जा रही है ना कि सरकार के बनाए हुए कानून पर आप आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसकी सजा दी जा रही है। अब आगे का आपका जो दायरा अमल होगा वो किस तरीके का होगा इस लड़ाई को लड़ने के लिए? नहीं, दायरे अमल तो यही है कि अदालत से तो हमारी पूरी तरह मायूस नहीं हुए हैं। हम अदालत दरवाजा फिर खटखटा रहे हैं। 27 अगस्त को यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर केस है। अगर वहाँ से खुदा न खास्ता करके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो चेंज तो हम कर रहे हैं। इस तरीके की कोई उम्मीद नजर आ रही है कि अब बेल मिल सकती है? नहीं, देखिए, जिस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह से उमर के खिलाफ लोग बोल रहे हैं और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि इन आवाज़ों को नकारा जाए। जी सर, जेल में उनका 6वां जन्मदिन है आज, तो क्या अभी भी आपको उम्मीद है, क्योंकि बार बार अदालतों से जमानत उनकी खारिज होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप साल भर बाद अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा याचिका दायर कर सकते हो, क्या लगता है साल भर बाद भी कोई उम्मीद नज़र आती है? अगर उम्मीद नहीं होती तो हम अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाते? हमने अदालत दरवाजा खटखटाया इसी बुनियाद पर कि हमको अदालत में जी भाई आजकल तो हर चीज़ डिपेंड करती है कि पैनल कौन सा है।
हम समझते हैं कि अच्छा पैनल आएगा तो उमर की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहली बात तो मैं उम्मीद ही करती हूँ कि उमर खालिद की जो स्कॉलरशिप है, जितने बड़े बुद्धिमान वो थे, उमर उसके लिए मशहूर हों। जो किताब उन्होंने लिखी है, मैं चाहती हूँ कि पहले देश का हर वो व्यक्ति जो इंसाफ में यकीन रखता है, बराबरी में यकीन रखता है, और आप देखिए कितना अजब इत्तेफाक है ये कि ये सरकार चाहती है कि उमर को जितना मुसलमान बनाया दिया जाए उतना अच्छा है, लेकिन उमर ऊपर उठता है, अपनी पहचान से ऊपर उठता है, और हर उस व्यक्ति, हर उस शख्स जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके साथ इंसाफ की बात करता है। उमर चाहते तो मुसलमानों के लिए किताब भी लिख सकते थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जेल से बाहर आएंगे तो लिखेंगे, वो मुसलमानों के लिए भी लिखेंगे, लेकिन उमर का दिल धड़कता था हर उस इंसान के लिए जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे उमर की तरह जानने का मौका मिला। न सिर्फ कि मैंने उनका कई बार इंटरव्यू भी किया, बल्कि एक इंसान के तौर पर मैंने उनको जाना। और जब मैं आदिवासियों के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, आप सोचिए सरकार चाहती है उनको मुसलमान बना दें, और उमर लिखते हैं किताब तो आदिवासियों पे लिखते हैं, एक ऐसी किताब जिस पे पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो ये बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसी किताब पर उन्हीं के यूनिवर्सिटी में, उन्हीं के प्रोफेसर्स के अंडर उस किताब को लिखा गया, अप्रूव हुई, छपी, और फिर उस पर डिस्कशंस नहीं हुए। मैं तो बहुत हैरान भी होती हूँ, सोचती हूँ कि इन लोगों ने, जो ये JNU वाले लोग हैं या इस हुकूमत के लोग हैं, इन्होंने अपने ज़मीर को पूरे तरीके से सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ पैसे की खनक के लिए, खनक पे नाचते हैं ये लोग। तो सिक्का फेंकिए और ये नाचते हैं, वही JNU के लोग कर रहे हैं कि सिक्का फेंका जा रहा है और नाच हो रहा है वहाँ पे। तो वो रक्स जो कर रहे हैं वो अपना ज़मीर वो किस तरह दबा पाते हैं, अपने बच्चों से आंखें कैसे मिला पाते हैं कि उनके जैसा, यानी जिन छात्रों को वो पढ़ाते हैं उन्हीं के जैसा बच्चा, और उसकी वो लड़का जो जेल में मौजूद है, उसके नाम से इनको इतना डर लगता है कि उसके नाम पर डिस्कशन नहीं होने दिया। जी मैम, आपने अपनी स्पीच में कहा कि नेहा बोरा या और छात्र संगठन के जो लोग हैं वो खुले तौर पर सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान हो तो वो इतना नहीं बोल सकता है खुलकर। तो क्या उसी का एग्जाम्पल उमर खालिद के ज़रिए बनाया जा रहा है? सर्टनली। देखिए, पहली बात तो ये है कि डर जो है वो इन्फेक्शस होता है, यानी उसका संक्रमण होता है, डर फैलता है। आपको डर लग रहा है तो आप यकीन जानिए, एक बार को यहाँ इस हॉल से भागने लगे, आप देखिएगा सब बिना पूछे हुए कि क्या हुआ है भागने लगेंगे। इसी तरह से बहादुरी, आज़ादी, ये सब भी इन्फेक्शस होता है, ये भी, इसका भी संक्रमण होता है। तो नेहा बोरा बोलें या सौरभ दास बोलें या कोई और बोले, मुझे लगता है कि जब भी कोई अपनी आवाज़ गरीबों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उठाता है, इससे हम सबको फ़ायदा होता है। लेकिन साथ साथ एक खलिश तो होती है कि हमारी आवाज़ हम नहीं उठा सकते, मुसलमान अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, या दलित अपनी आवाज़ उठाता है तो उसे भी डर लगता है, उसको नक्सलवादी कह दिया जाता है, माओवादी कह दिया जाता है। तो तकलीफ़ तो इस बात की पहुँचती है। तो ये एक अजीब सी, जिसे कहते हैं ना कि आप कभी हंस रहे होते हैं और हंसते हंसते आंख में आंसू आ जाता है, ये वही वाला हालत है कि आप हंस रहे हैं कि देश में इंकलाब हो रहा है, क्रांति हो रही है, ये सरकार झुकती भी नज़र आ रही है, लेकिन हंसते हंसते एक आंख में नमी आ जाती है कि इसमें मेरी आवाज़ शामिल नहीं है। उमर के केस आपने हंसने की बात की, तो मैं देखा था जब आप बात कर रही थी तो कहीं ना कहीं उमर खालिद की सामने बैठी है और वो हंस रही, तो उस हंसी में जो दर्द उनका अंदर, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, अब भी मुस्कुरा रही हैं, तो वो दर्द किस तरीके से आप देखती हैं कि वो जो दर्द उनका दिख नहीं रहा, अब भी मुस्कुरा रही हैं? मुझे लगता है कि जब आंसू सूख जाते हैं तो वो मुस्कुराहट बन जाते हैं। ये आंखें इतना रोली हैं कि अब इसमें आंसू बाकी नहीं हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो नहीं रो रही हैं, वो मजबूत हो रही हैं। उन्होंने एक आम इंसान को नहीं, एक क्रांतिकारी को, एक इनकलाबी इंसान को, एक रिवोल्यूशनरी को जन्म दिया। वो अगर उमर जेल नहीं जाता, उमर का ये नाम नहीं होता, तो शायद वो भी, ठीक है, एक हमारी आम माओं की तरह, वो कम नहीं होती तब भी, लेकिन हिंदुस्तान की किसी भी आम माँ की तरह उनका जिक्र होता है। लेकिन आज उनका जिक्र होता है कि किस तरह से वो एक इनकलाबी लड़के हैं। कोई भी खौफ आया था ना उसके चेहरे से, लबों पे उसके अजब मौज की, तबस्सुम की। वो मौज बर्फ थी, जिंदा की खामोशी जिसमें, वो मौज जिसमें छुपी थी फिजा की सफ़ाकी, वो मौज जिसमें निहा मौसमों की शिद्दत थी, वो मौज जिसमें बहारों के काफ़िले गुम थे, वो मौज जिसमें रवा माँ के गम का दरिया था, वो मौज जो थी निशाबाद की मोहब्बत का, वो मौज रक्सा की बहनों की आरज़ू जिसमें, वो मौज महफिले यारा की जिसमें यादें थी, वो मौज पूछ रही थी कि जुर्म क्या है मेरा, वो मौज पूछ रही थी कि जुर्म क्या है मेरा, हजार जुल्म सितम ने मुझे है क्यों घेरा, लगी है क्यों ये ज़बान खोलने पे पाबंदी,
लगी है क्यों ये ज़बां खोलने पे पाबंदी, है दूर क्यों भला तकदीर रंग बूझ से। उमर जो सहने अदालत से आज गुजरा तो सदा ये गूंज रही थी कहाँ है आज़ादी, सदा ये गूंज रही थी कहाँ है आज़ादी। मैंने आपका वो लेख पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस का, मुझे अच्छा भी लगा, मुझे बुरा भी लगा। तो लिखी तो थी वो लाइन मैंने अंग्रेजी में, लेकिन हिंदुस्तानी में बता रहा हूं। अगर पिंजड़े में बंद बुलबुल की आवाज मुझे अच्छी लगी और उस पर मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं उस पिंजड़े के बारे में भी लिखूंगा जहां से बुलबुल को गाना पड़ रहा है। बुलबुल cannot be separated from the cage she is placed in. So this book cannot be separated from the life and times Umar is undergoing. आपने मुझसे कहा कि कब ये खत्म होगा। कसम से अगर मैं पर्ची निकालने वाला होता तो दे देता आपके हाथ में। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ये खत्म सिर्फ किताब लिखने से नहीं होगा, किताबों को पढ़ने से नहीं होगा। ये खत्म पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे भी नहीं होगा। अगर मैं ये साफ साफ कहूं, हम एक ऐसे पैराडाइम के दौर में जी रहे हैं, उस पैराडाइम का तोड़ एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, नए नवेलों के पास भी नहीं है। वो प्रतिमान, वो पैराडाइम तब टूटेगा। आई एम सॉरी टू बोरो अ फॉरेन एग्जाम्पल, क्योंकि विदेश से इन दिनों लेना देना मना है, तो मैं विदेश से ये आइडिया लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि विदेश पाकिस्तान नहीं है तो मैं ये ले रहा हूं। फ्रेंच स्टूडेंट्स मूवमेंट इन 68, they did something and they changed French society. क्योंकि मौसम है इनकलाब का, डिसेंट की खुशबू हमारी फ़िज़ा में है। और आप ये देखिए कि जितना पिछले 50 दिन में इनकलाब जिंदाबाद के नारे हमने सुने हैं, कहे हैं, रिकॉर्ड किए हैं, ब्रॉडकास्ट किए हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि NTCA NRC मूवमेंट के बाद जो इस जनरेशन के लिए उनका पहला इनकलाब था, अब उनसे भी नई और बहुत ख़तरनाक जनरेशन आ गई है। मैं सोच रही थी, ट्विटर पे कुछ लोग उनके कमेंट्स में पढ़ रही थी, छोटे छोटे अकाउंट्स थे और ज़्यादातर मुस्लिम नौजवानों के अकाउंट्स थे। तो मुझे लगा कि एक ज़िम्मेदारी मेरी ये बनती है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बड़ी है उनसे, और इत्तेफाक से एक ऐसे मंच पे बुलाया गया जहाँ और बड़ी बड़ी आवाज़ें हैं और इतने कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो जो ट्वीट्स मैं पढ़ रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से, 4 दिनों से, और इस पूरे CJP मूवमेंट के दौरान जिसको 4 लाइक्स और 2 रीट्वीट मिलते हैं, मैं यहाँ उसको एम्पलीफाई करना चाहती थी। और उसका सीधा मकसद ये था कि जैसे मैंने कहा कि मुस्लिम नौजवान, और उसमें से बहुत सारे वो हैं जिन्होंने NTCA NRC मूवमेंट में हिस्सा लिया, और बहुत से ऐसे हैं जो उन्होंने उस वक्त इतने छोटे थे कि अब लोरियाँ सुन रहे थे वो कि शाहीन बाग का जो इनकलाब था वो क्या था। तो वो इतने छोटे हैं कि उन्होंने लोरियों में सुना उन चीज़ों को और सुनते हुए बड़े हो गए। और आपको यकीन नहीं होगा, 2019 से लेके अब तक सोचिए 7 साल इस बात को गुजर चुके हैं। यानी वो बच्चे जिनको हम जेनज़ी कहते हैं, 14-15 साल के, वो कितने छोटे रहे होंगे उस वक्त। तो उनमें से कई लोग उनके ट्वीट्स में पढ़ रही थी, और उनके ट्वीट्स में एक हसद नहीं थी, एक खलिश थी और एक कसक थी। और नेहा बोरा के, खासकर नेहा ने एक अपना 2-3 मिनट का एक वीडियो शायद कोलकाता से पोस्ट किया था। उसके बाद कई मुस्लिम नौजवानों को मैं पढ़ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं उस पर। और नेहा बीइंग नेहा, आई मीन एज ब्रेव, एज करेजियस, एज आर्टिकुलेट एज शी इज़, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब मैं जब भी नेहा को सुनती हूँ ऐसा लगता है कि कानों में जैसे कोई शहद घुल गया हो। लेकिन उस शहद के बीच भी क्या कोई कसक, एक खलिश महसूस कर सकता है। और वो नौजवान कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है नेहा को देखकर कि नेहा एक हिंदू लिबरल है, वो इनकलाबी बातें करती है, उसकी बातों में कितना इंस्पिरेशन है, उसकी बातों में डेमोक्रेसी की बातें हैं, बराबरी की बातें हैं, डिसेंट की बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं। अगर मुस्लिम नौजवान जितना नेहा बोल रही है
उसका 5% भी बोलेगा तो उसके हलक पर सत्ता का जो भूत है वो ऐसा पड़ेगा कि उठेगा नहीं। उसके हलक से न सिर्फ उसकी आवाज़ छीन ली जाएगी बल्कि उसके हलक में जो गिनी चुनी सांसें बाकी हैं वो भी निकाल ली जाएंगी। तो ये एक फ़र्क है आज के हिंदुस्तान में एक मुस्लिम एक्टिविस्ट होना या एक मुस्लिम इंडिविजुअल होना। एक्टिविस्ट भूल जाइए, वो लोग एक्टिविस्ट नहीं थे जो ये बातें लिख रहे थे, और हो सकता है उनमें बड़ा इनकलाबी जज्बा था, एक रिवोल्यूशनरी फर्वर उनमें था। हो सकता है उनमें बहुत सारे लोग बनते नेहा बोरा, बनते सौरभ दास, बनते अभिजीत दीपके, बनते न जाने क्या क्या, लेकिन उन सबको ये बताया गया कि अगर आप ये सब बनने की अगर आपने कोशिश भी की, ऐसा कोई ख्वाब भी सजाया, तो आपके साथ वो होगा जो हमने उमर खालिद के साथ किया। क्योंकि उमर खालिद सिर्फ एक इंसान नहीं है, हमारे लिए भी आप देखिए, जो हमारे लिए जितना बड़ा उमर है उससे ज़्यादा बड़ा उमर इस हुकूमत के लिए, हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन है, वो एक रिवोल्यूशनरी है, एक बड़ा स्कॉलर है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आज़ादी, अपनी ज़िंदगी, बहुत कुछ कुर्बान किया इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। उसने अपनी आज़ादी को गिरवी रख दिया ताकि हम सब और हमारी आवाज़ और हमारी ये सांसें और हमारे इनकलाब आज़ाद रहें। लेकिन इस हुकूमत के लिए ये उससे भी बड़ा है, जितना हम उससे मानते हैं, हमारे मकसद के लिए और हमारे रिवोल्यूशन के लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो जितना बड़ा है उससे ज़्यादा बड़ा है उनके लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक था कि उसका कुछ और घंटे भी आज़ाद रहना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आज के दिन कि किसी भी जेल की दीवारें इतनी ऊंची नहीं होंगी कि हमारी आवाज़ उमर तक ना पहुँचे। मैंने कोई तकरीर तैयार नहीं की थी, मैं सिर्फ यहाँ आई अपनी हाज़िरी देने के लिए, यहाँ आप सबके सामने पेश होने के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए उमर खालिद को, उमर के उन बहुत बहादुर माँ बाप जिन्होंने उस लड़के को पैदा किया, उसे इतनी आज़ादी दी, ऐसा माहौल दिया, ऐसा पौधा उन्होंने सींचा, अपने हाथ से परवान चढ़ाया कि वो एक सबसे आज़ाद, मुझे लगता है पूरी दुनिया में जब लिखा जाएगा और जब ज़ोहरान ममदानी कहते हैं कि नेल्सन मंडेला की तरह उमर खालिद का नाम आएगा, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई एग्जैजरेशन है। तो जब ये हिंदुस्तान के नेल्सन मंडेला को पाल रहे थे तो उन्होंने वो आज़ादी दी उसको कि वो सोच सकता था एक आज़ाद मर्द की तरह, एक आज़ाद हिंदुस्तानी की तरह। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी उन टीचर्स को जिन्होंने उस एक आज़ाद दिमाग और दिल और उस इंसान को इस तरह से उसको एक संजोया, संवारा, बनाया और एक ऐसी चीज़ में तब्दील कर दिया। जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए जितना बड़ा इंस्पिरेशन है उतना ही ज़्यादा, इतनी मतलब सोचिए वो हुकूमत जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास पुलिस है, अदालत है, पूरा का पूरा मीडिया है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, वो एक उमर नहीं 1000 उमर को खामोश कर सकते थे, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल बनाया। तो मैं उन टीचर्स को शुक्रिया अदा करना चाहती थी और उस सबसे ज़्यादा एक थोड़ी सी जलन हो रही थी उमर के दोस्तों से। मैं रश कर रही थी कि उमर तो उमर था लेकिन उसके दोस्त कितने हसीन लोग हैं, कितने अच्छे दिल दिमाग के, रोशन दिमाग के लोग हैं, इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उमर की याद को हम सब के सामने ज़िंदा रखे हुए हैं। हम सब, मुझे मालूम है, इंडिविजुअली उमर को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन कलेक्टिवली एक तरह के त्यौहार के तौर पर हर कुछ दिन बाद उमर को मनाने का एक त्यौहार, एक कार्निवल के तौर पर उमर की आज़ादी का, उमर की स्कॉलरशिप का, उमर की कुर्बानी का, उमर के जज्बे का, उमर के इनकलाब को का जश्न मनाने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये काम उमर के दोस्त करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया उमर के दोस्तों का अदा करना चाहती हूँ। और एक गज़ल के चंद शेर, मुझे लगता है जो बहुत कुछ कहने के लिए और वक्त ना हो, वक्त की कमी है मुझे मालूम है यहाँ, तो मैं ज़रा बस ये 2 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। अमीर कज़लबाश के ये बहुत मशहूर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि इनको पढ़ना और भी अच्छा है। वो कहते हैं कि मक्तल में दबाना जो चाहा फिर जुल्म का किस्सा जाग उठा, मक्तल में दबाना जो चाहा फिर जुल्म का किस्सा जाग उठा, हर जख्म छुपा कर बैठ गए तो खून का दरिया जाग उठा।
हर जख्म छुपाकर बैठ गए तो खून का दरिया जाग उठा। हम दिल का फसाना कह न सके, हम दिल का फसाना कह न सके और आखिरी शब तक रो न सके। हम दिल का फसाना कह न सके और आखिरी शब तक रो न सके। जब खामोशी ने दम तोड़ा, आगे सुनिएगा, जब खामोशी ने दम तोड़ा एक महशर बरपा जाग उठा। जंतर मंतर पर एक महशर बरपा ही हुआ, और क्या हुआ? जब खामोशी दम तोड़ रही थी तब एक महशर बरपा जाग उठा। जो आग बुझी सी लगती थी, जो आग बुझी सी लगती थी सीने के कोने में कहीं, सीने के किसी कोने में कहीं, जो आग बुझी सी लगती थी सीने के किसी कोने में कहीं, एक ठंडी हवा का झोंका लगा, एक ठंडी हवा का झोंका लगा और फिर वो शफक सा जाग उठा। आज उमर हम सब के बीच जाग रहा है और जैसे मैंने कहा कि किसी भी हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है, किसी जेल की दीवारें इतनी ऊंची नहीं है कि हमारी ये आवाज़ उमर तक ना पहुँचे। उमर की ये जो कैद है वो हम सबको दुख देती है, लेकिन मुझे लगता है कि उमर जेल से कहीं ज़्यादा हमें इंस्पायर कर रहे हैं जितना शायद वो, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे बीच वो जल्द आएंगे। लेकिन जो इस हुकूमत की नाकाम और नापाक साजिशें थीं वो ज़रूर हमने नाकाम की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।